आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। लास्ट जो हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, सीखना क्या है। उसके बाद हमने बात की थी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में, सीखने की रणनीतियाँ क्या हैं। लास्ट जो कल हमारा टॉपिक था वो था सीखने की रणनीतियों में एक स्कूल का और शिक्षक का क्या महत्व है, रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल टू कंप्लीट द लर्निंग स्ट्रेटजीज इन, मतलब स्कूल में क्या भूमिका अदा करते हैं ये दोनों। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। 16 मार्क्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 2 क्वेश्चन आपके सबसे अच्छे बनते हैं। पहली यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड इट्स फैक्टर फैक्टिंग ऑफ लर्निंग, और दूसरा 16 मार्क्स का बनता है मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इट्स टाइप। कॉज भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस फॉर ए टीचर भी पूछ सकता है। 4 का नहीं तो 16 का इसमें से आना ही आना है। आप पिछला पेपर उठा के देख लो, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो इसको शुरू करने से पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है, पहले मैं वो क्लियर करूँगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। व्यक्तिगत भिन्नता से मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से किसी ना किसी अर्थ में भिन्नता रखता है। फिजिकली कॉन्सेप्ट पे अगर मेज़र करते हैं तो साधारणतः देखने से ही पता लग जाता है कि मान लीजिए क्लास में बैठे हुए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति गोरा है, एक थोड़ा सांवला है, जो फिजिकली मेजरमेंट ऑन द बिहाफ है। दूसरा, फिर जब हम उससे बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इनके बोलने में और दूसरे के बोलने में किस किस तरह की भिन्नता है। अब वो सारी भिन्नताएं जैसे जैसे हम उन बच्चों के साथ व्यवहार करना शुरू करते हैं, अब एक टीचर के लिए इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है व्यक्तिगत भिन्नता शब्द की, क्योंकि जब वो क्लास में भरी हुई क्लास को फेस करता है, 30 बच्चों को या 40 बच्चों को फेस करता है, तो वो सारे जो बच्चे बैठे हुए हैं उसके लिए सभी अलग अलग तरह की योग्यताएं और भिन्नताएं रखते हैं। तो बाहरी तौर पर सिर्फ निरीक्षण करना कि किसी की शक्ल सूरत बहुत अच्छी है तो उसके गुण भी बहुत अच्छे होंगे, ये व्यक्ति इसकी परिभाषा नहीं है। एक टीचर है जब बच्चों से मिलता है, मिलने जुलने के बाद हर एक बच्चे को अलग अलग तरह से ऑब्जर्व करता है, तो उसके माइंड में हर एक के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो वहाँ पर हर बच्चे की दूसरे बच्चे से पाई जाने वाली शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक तरह की जो भिन्नताएं होती हैं उसे भिन्नताएं माना गया है, व्यक्तिगत भिन्नताएं मानी गई हैं। ये बात तो है क्लास तौर पे कहने की। हम लाइफ में भी देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। इवन टू से एक परिवार में जो बहन भाई होते हैं वो भी एक दूसरे से कई तरह में अलग अलग योग्यताएं रखते हैं। और इससे भी बढ़ के बात है कि एक जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी जबकि शक्ल एक होती है, एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद उनके गुणों में भी कई तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे अच्छा उदाहरण है 2 जुड़वा बच्चे जो देखने में सेम हैं, एक ही माता पिता की संतान है, हो सकता है एक ही परिवार का वातावरण उनको मिले, उसके बावजूद भी उनमें किसी न किसी तरह की भिन्नताएं जरूर दिखाई देती हैं। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है इस व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है, बेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो बेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में मेन कॉन्सेप्ट आता है, फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड सेकंड इज इन्वायरमेंट। ये कई बार एस्टेट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का या वंशानुक्रम में वातावरण और वंशानुक्रम का संबंध कैसा है। तो उसमें वो इस तरह से, जैसे हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट है, मान लीजिए हेरिडिटी है प्लस एनवायरनमेंट, इस तरह से पूछ लेता है। जबकि इसका जो सिंबल है इसमें 3 या 4 ऑप्शन देगा आपको, प्लस का है, माइनस का है, इनटू का साइन है। तो उसमें जो आपका साइन बनता है वो बनता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट प्लस। तो इन दोनों के बीच में ये वाला साइन काम करता है कि वातावरण और जो वंशानुक्रम है इसमें गुणात्मक सह संबंध है। मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे को सिर्फ प्लस में नहीं इंक्रीज करती, मतलब इतना ज़्यादा दोनों का इफेक्ट है जितना अच्छा हेरिडिटी है
अगर एनवायरनमेंट उसको अच्छा मिलता है तो व्यक्ति वैसा ही प्रफुल्लित होता है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड इन दोनों चीज़ों पे करता है। एक व्यक्ति जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी जीव है, वो इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट का अपना रोल है और दूसरा हेरिडिटी का अपना रोल है। हेरिडिटी का सिंपली मीनिंग क्या है कि एक व्यक्ति को जो गुण अपने माता पिता से धरोहर के रूप में मिलते हैं। धरोहर का मतलब होता है एज इट इज़ रिसीव होना। जैसे सुबह भी मैंने बताया था कि बच्चों की अपने माता पिता से शक्ल का मिलना, आवाज़ का मिलना, कई गुणों का एज इट इज़ ट्रांसफ़र होना, कद काठी का मिलना, तो वो सब क्या है, हेरिडिटिकल फैक्टर है। अब दूसरा है एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जितना उसमें बदलाव होगा, वैसे ही जीव का, व्यक्ति का विकास होगा। एनवायरनमेंट पॉजिटिव वे में चले, अच्छा मिला है तो वो व्यक्ति अच्छे से सीखेगा, हर चीज़ को अच्छे से ग्रहण करेगा। वातावरण से सिर्फ मतलब बाहरी वातावरण से नहीं है, वातावरण में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो बच्चे को इंटरनली और एक्सटर्नली इफ़ेक्ट करती हैं। अब मान लीजिए किसी के घर में, घर बहुत अच्छा है, अच्छी कोठी है, पर घर का वातावरण अच्छा नहीं है। वातावरण से आप क्या मतलब लगाते हो? ऐसा नहीं है कि घर में एसी नहीं लगा हुआ। वातावरण से मतलब यह है कि उनके घर में गृह क्लेश बड़ा रहता है, सारा दिन झगड़ा रहता है। तो मान लो बच्चा सुबह से स्कूल से शाम को घर गया, घर जाके देखता है फिर झगड़ा है, ट्यूशन से आया फिर झगड़ा है। सुबह जब वो स्कूल जाएगा तो कल की जो पिक्चर्स हैं वो सारी उसके दिमाग में घूमती हैं। वो जितनी देर बैठा है वो पढ़ नहीं रहा, उसके दिमाग में वो चल रहा होता है। ऐसे बच्चे चुप करके क्लास में बैठे रहते हैं। अब उसकी जगह अगर हम दूसरी बात करते हैं, घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मान लीजिए 2-3 बहन भाई हैं वो, या 2 बहन भाई हैं, अपना टाइम पे अपना काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, हर चीज़ जो उनको चाहिए वो ज़रूरत पूरी होती है, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा एनवायरनमेंट है। माता पिता के संबंध अच्छे हैं, किसी तरह का घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, बच्चों में आपस में छोटे मोटे होते रहते हैं या परिवार में भी होते रहते हैं, वो चीज़ इतनी इफेक्ट नहीं करती। वो सिर्फ एक हवा की तरह होती है, आज हुई बात कल को वो भूल जाती है। पर जो चीज़ कंटिन्यूटी में रहती है, कोई मान लो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, घर की जो आर्थिक हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास के वातावरण को इफ़ेक्ट करती है, वो बच्चे पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, उसके मानसिक विकास पर, उसके सामाजिक विकास पर, उसके भावात्मक विकास पर, उसके शारीरिक विकास पर भी। अब ये बात कि घर में मान लीजिए जो फिज़िकली है सब स्ट्रॉन्ग हैं, एक बच्चा मान लीजिए वो अच्छे से फिज़िकली डेवलप नहीं हो पाया, तो उसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। मेंटली प्रेशर होना, आज इस समय जो टाइम चल रहा है ना, जो छोटे बच्चों का मोबाइल बहुत ज़्यादा देखना है, वो भी कल को देखना, आने वाले 5-7 सालों में इनके परिणाम आपको ज़रूर दिखेंगे, 10 सालों में दिखने शुरू हो जाएंगे। पहले बसों में, गाड़ियों में बैठा कोई हज़ारों में से एक व्यक्ति होता था जो कान की मशीन यूज़ करता था, हियरिंग एड्स जिसे बोलते हैं, उसको सुनाई नहीं देता था। इज ईजिली आइडेंटिफाइड दिस पर्सन कि ही इज़ बिलोंग टू द हियरिंग इम्पेयर्ड। ठीक है, आज बस में बैठे हुए 40 में से 30 ऐसे होते हैं जिन्होंने ब्लूटूथ यूज़ किया होता है। वो ब्लूटूथ अपने एंजॉय के लिए नहीं यूज़ कर रहे, कल को अपनी बीमारियों को न्योता देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आज वो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। प्रकृति का एक नियम है, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती ना, धीरे धीरे शरीर का वो अंग गायब हो जाता है। अब लोगों को कानों की जरूरत ही नहीं बची, वो सीधा लीड अंदर लगाते हैं। तो भगवान भी बड़ा समझदार है, धीरे धीरे देखना लोग ऐसे पैदा होने शुरू हो जाएंगे, बच्चे जिनके कान ही नहीं होंगे, क्योंकि इंसान को जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है उसकी, और साथ में उसकी बीमारियाँ भी पैदा होंगी। तो समय, जैसे हम बात कर रहे थे बच्चे की, एक बच्चे का विकास ना होने के पीछे हो सकता है कि वो हर समय किसी न किसी पारिवारिक जो टेंशन है या कोई और टेंशन है उसमें रहता है, तो उसका दिमाग जहाँ पे बिजी रहता है उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता। तो जो भी इफ़ेक्ट है उसका वो उसके शरीर पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो सही ग्रो नहीं कर पाता। तो एक बच्चे को मिलने वाले सभी तरह का जो एनवायरनमेंट है वो उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, दोनों सेंसेस में। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली डेवलप होगा, नेगेटिव मिल रहा है तो वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। तो
तो एक व्यक्ति को जो हेरिडिटिकल गुण मिले हैं अपने माता पिता से, वातावरण उसको सही दिशा में बढ़ाने में और उसका इफ़ेक्ट करने में दोनों तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो एक व्यक्ति के आधार में वंशानुक्रम और वातावरण दो मुख्य आधार रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशानुक्रम के दो नियम इसमें काम करते हैं। जब हम आधार की बात कर रहे हैं तो वंशानुक्रम का पहला नियम करेगा समान समान को जन्म देता है। ये बात जैसे आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ ली होगी। समान समान को जन्म देने से मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है उसकी संतान भी वैसी होगी। गायें हैं तो उसकी संतान भी गाय जैसी होगी, बिल्ली है तो उसकी संतान भी बिल्ली जैसी होगी। समान समान को जन्म देता है, ये वंशानुक्रम का नियम है। लॉ ऑफ रिग्रेशन भी आता है, मतलब विचलन का सिद्धांत। उसमें जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि माता पिता बहुत होशियार हों। ये जब हम सेम लॉ में लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ऐसे 3 लॉ बनते हैं उसमें भी कि एक बहुत होशियार माता पिता हों और उनकी जो संतान हो वो डल माइंडेड हो जाए, तो वो रेयर केसेस में हो जाता है। या समान माता पिता की समान संतान तो होती है। तो उसके बाद जो दूसरा इसमें नियम कहता है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक समान कभी नहीं होते, चाहे वो जुड़वा भी हो। हमेशा हर एक में किसी न किसी तरह की भिन्नता अवश्य ही देखने को मिलती है। और दूसरी हम बात करते हैं वातावरण की। वातावरण की जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल सुबह भी बताया था कि अगर हम फसलों की बात करें, समय जैसा होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, उसी के अनुसार किसान लोग खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बीज है उसके लिए जब उत्तम वातावरण होगा तभी वो फूट करता है। अगर हम बेमौसमा बीज बीजते हैं तो ना तो वो बीज फलीभूत होता है, ना ही उसकी हम फसल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो बच्चा है, जो उसमें हेरिडिटिकल पॉइंट हैं, गुण हैं, वो ऑलरेडी उसमें हैं, पर डिपेंड करता है वातावरण पे। पढ़ सभी सकते हैं। अब आप लोग मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ते हो, शिक्षा का अर्थ क्या है? आप लोगों ने सेकंड पेपर में पढ़ा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? पढ़ा अभी तक? शिक्षा से क्या भाव है? नहीं पढ़ा? ज्ञान अर्जित करना, ये एक पॉइंट है। पर वास्तव में शिक्षा से क्या अभिप्राय है कि सामने वाले में जो गुण हैं उनको बाहर की तरफ उजागर करना। अब एक बच्चा है, अब जैसे हेरिडिटी की हम बात कर रहे हैं, एक बीज है, मान लो बरगद का बीज है। उस बीज को देखकर आप ये तो नहीं कह सकते इसमें कितना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है। बीज तो बीज है। जब आप उसको एक सिस्टमैटिक वे से टाइमली धरती में बीजते हो, समय लेकर वो पौधा बनता है। पौधा अब कितना बड़ा होगा वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो गुण उसमें थे, पर सही वातावरण की आवश्यकता थी। जब अब बीज ऐसे आप 20 साल रखो, वो अपने आप फूट नहीं करेगा, ना ही अंकुरित होगा, ना ही वो बड़ा होकर पौधे पेड़ में कन्वर्ट होगा। समय जब आप उसको बिजाई करते हो तब वो फलना फूलना शुरू करता है। ठीक उसी तरह से हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर जीव जो दुनिया में आया है उसमें गुण पहले से निहित होते हैं। आवश्यकता किसकी होती है? शिक्षा के द्वारा। मान लो किसी के संपर्क में आता है, किसी गुरु के संपर्क में आता है, तो वो जो उसके अंदर जो गुण हैं उन गुणों को बाहरी वातावरण के साथ संपर्क करके उनको बाहर की तरफ प्रदर्शित करता है। फिर वो पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, जो अपने विचार है वो देने सीखता है। तो शिक्षा वो काम करती है जो सामने वाले में गुण हैं उनको बाहर की तरफ निकालना और उनको वातावरण के अकॉर्डिंगली अनुसार सही रूप से व्यवस्थित करती है। ज्ञान अर्जन भी है, पर उससे पहले वो जो आपके अंदर निहित गुण हैं उनको बाहर निकालना है। एक व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। अब कईयों की ये मैं ये नहीं कर सकता, अगर वो सीखेगा तो कर भी लेगा। मैं ये नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होता, तो होता तो तब नहीं क्योंकि वो करता नहीं। अगर वो सीखेगा तो वो कर भी लेगा। तो शिक्षा क्या है? जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर की तरफ
प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वातावरण के अकॉर्डिंगली वही चीज़ें इनको बाहरी तौर पर सही समय पर जो वंशानुक्रम है उसको सही वातावरण मिलने से वो चीज़ फलीभूत होती है और प्रफुल्लित होती है। आई थिंक यहाँ तक आपको मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सबसे पहले स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा इसके बारे में। स्किनर कहते हैं मापन किए जाने वाला, स्किनर कह रहे हैं मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू, मापन विच कैन बी मेजर, मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। दूसरी डेफिनेशन है जेम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स औसत समूह से मानसिक, शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जेम्स कहते हैं औसत समूह से मानसिक व शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। लिख लिया सभी ने? हाँ, तो पहले में स्किनर ने क्या बात कहने की कोशिश की है, इन्होंने उसमें व्यक्तित्व शब्द यूज़ किया है। इस बात को ध्यान रखना जिसकी हमने पहले चर्चा की है कि व्यक्तित्व का अर्थ है पर्सनैलिटी से। तो इसमें क्या कहा है, मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू। व्यक्तित्व है हर एक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसमें मापन किए जाने वाला प्रत्येक पहलू। अब पर्सनैलिटी के कई अलग अलग गुण माने जाते हैं। आपके बोलने का ढंग वो भी आपकी पर्सनैलिटी का एक अंश है। आपकी शारीरिक गुणवत्ता, आप दिखाई कैसे देते हैं, आप बोलते कैसे हैं, मतलब व्यक्तित्व के कई अलग अलग आयाम हैं। आप उसको फिजिकली भी मेजर कर सकते हो, मेंटली भी कर सकते हो, सोशली भी कर सकते हो। अगर हम बाहरी तौर पर सिर्फ देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जिस सिर्फ बाहरी तौर पर हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो उसके व्यक्तित्व का एक पहलू है जो बाहरी है। आंतरिक में वो सभी गुण विशेषताएं आ जाएंगी जो उस व्यक्ति में निहित है। तो अब एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से किसी भी पहलू में पाई जाने वाली भिन्नता, एक व्यक्ति दिखाई सुंदर देता है पर उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, एक व्यक्ति है ठीक ठाक पर उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। तो दो व्यक्ति हैं, दोनों में किसी ना किसी तरह की अलग अलग तरह की भिन्नता है। तो कोई भी पॉइंट जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, जिसको जो एक को दूसरे से अलग करती है। दूसरे में जेम्स क्या कहता है, जेम्स ने कहा औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में। एक औसत समूह में मान लीजिए एक समूह है जिसमें 2 या 4 व्यक्ति हैं, उनमें पाई जाने वाली मानसिक या शारीरिक विशेषताएं फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, मानसिक जो भी उनके सोचने समझने करने या जो भी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हैं के संदर्भ में सदस्य के रूप में जो भी भिन्नता या अंतर हमें दिखाई देता है, वो ही व्यक्तिगत पहलू है। पहले ने जो स्किनर ने डेफिनेशन दी है उसने यही कह दिया कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरह की भिन्नता।
इन्होंने कहा कि एक समूह में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से शारीरिक या मानसिक विशेषताओं के संदर्भ में कोई भी जो भी भिन्नता है वही व्यक्तिगत भिन्नता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सभी को? आगे करें या अभी रुके यहीं? बहुत है, चलो ठीक है, आप यहाँ तक इसको क्लियर करके आएंगे। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, उसको हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।